इतना ही नहीं है, जब हमारे समाज का कोई आदमी मर जाता है तो उसका लड़का दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास में जाता है और कहता है कि पंडित जी हमारे पिताजी मर गए, थोड़ा पता करो उनकी आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई। तो अगर पंडित लेकिन जब हम दिमाग से देखते हैं कि हमारी संख्या कितनी है, तब हम 52-60% नहीं है। हम दिमाग से पिछड़े होते ही कब है? हम तो यादव रहते हैं, हम तो कुर्मी रहते हैं, हम तो मौर्य रहते हैं, हम तो पाल निषाद राजभर रहते हैं, चौहान रहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने को पिछड़ा नहीं मानते। आप चौराहे पर खड़े हो जाओ और एक एक आदमी को पूछो, हाँ भाई क्या हो? बोलेगा यादव। दूसरे आदमी को पूछो क्या हो? बोलेगा कुर्मी। तीसरे आदमी को पूछो क्या हो? बोलेगा मौर्य। चौथे आदमी को पूछो क्या हो? बोलेगा राजभर हो। पांचवें आदमी को पूछो क्या हो? बोलेगा निषाद हो। छठे आदमी को पूछो क्या हो? वो बोल कोई और जाति बताएगा। साथियों, कहने का ये मतलब है कि हम अपने को ओबीसी नहीं मानते। संविधान हमको ओबीसी मानता है, लेकिन हम अपने को ओबीसी नहीं मानते। जब हम अपने को ओबीसी नहीं मानते तो हमारी संख्या 52% तो है, लेकिन वो इकट्ठा कैसे होगी, ताकत कैसे बनेगी? और जब अपने को ओबीसी नहीं मानते, यादव कुर्मी मौर्य गढ़िया पाल निषाद राजभर चौहान मानते हैं, तो हम सभी क्षत्रिय हैं। कोई यादव क्षत्रिय है, कोई कुर्मी क्षत्रिय है, कोई मौर्य क्षत्रिय है, कोई पाल क्षत्रिय है, कोई केवट मल्लाह क्षत्रिय है, कोई राजभर क्षत्रिय है, कोई चौहान क्षत्रिय है। हम सभी क्षत्रिय हैं। तो हम सोचते हैं हम बड़े, अगला सोचता है हम बड़े, अगला सोचता है हम बड़े, अगला सोचता है हम बड़े, और हम चौराहे पर आपस में ही नमस्कारी नहीं करते। और जब हम चौराहे पर आपस में ही नमस्कारी नहीं करते तो संख्या तो 52% की है, संख्या तो 60% की है, लेकिन हम इकट्ठा कहाँ आ रहे? हम तो इकट्ठा आ नहीं रहे हैं, हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं। और जब आपस में लड़ने से फुर्सत मिलेगी तब ना, जिसने हमारे हक अधिकार पर कब्जा किया उससे तो तब लड़ेंगे जब आपस में लड़ने से फुर्सत मिलेगी। हमें तो अलग अलग जातियों को आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं। लड़ हम रहे हैं, लड़ा वो रहे, लड़ हम रहे हैं, लड़ा वो रहे हैं। जाति इंसान में नहीं होती, जाति जानवर में होती। कैसे? अगर इसी रास्ते से कोई भेड़ जाए तो आप कहोगे भेड़ है, कोई गाय जाए आप कहोगे गाय है, कोई बकरी जाए आप कहोगे बकरी है। क्यों? क्योंकि जानवर में जाति होती है। आप देख करके बता सकते हो कि कौन सा जानवर किस जाति का है। लेकिन इतने लोग बैठे हुए हैं इस सभा में, इस सभा में इतने लोग बैठे हुए हैं, बड़े से बड़े प्रकांड विद्वान ब्राह्मण को बुलाओ और कहो बताओ इसमें किस जाति का कौन है। कोई भी प्रकांड विद्वान ब्राह्मण ये नहीं बता सकता कि कौन किस जाति का बैठा है, क्योंकि इंसान में जाति नहीं होती, जाति जानवर में होती है। लेकिन हमारे दिमाग में तो जाति घुसा दिया ना, इंसान में जाति नहीं होती, लेकिन हमारे दिमाग में जाति घुसी है। और दिमाग में जाति घुसाने वाला कौन है? क्या हमारे बाप दादा ने जाति बनाई? अगर हमारे बाप दादा ने जाति बनाई होती तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि खुद को ही नीचे रखे। बैकवर्ड की कौन सी जाति सबसे ऊपर है? शेड्यूल कास्ट की कौन सी जाति ऊपर है? शेड्यूल ट्राइब की कौन सी जाति ऊपर है? हमारी जातियों को तो नीचे रखा गया है और सबसे ऊपर ब्राह्मण है। अगर हमारे बाप दादा ने बनाई होती, यादव कुर्मी कोयरी मौर्य ने बनाई होती, निषाद राजभर चौहान ने बनाई होती, तो अपने को ऊपर रख लेते, कम से कम इतना बुद्धिमानी तो दिखाते। इसका मतलब हमारे लोगों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, और जाति व्यवस्था बनाकर हमारे लोगों को जातियों के हजारों टुकड़ों में विभाजित करने का काम किया। हर जाति का अलग नाम दिया, हर जाति का अलग काम दिया, हर जाति की अलग पहचान दिया। और कोई जाति सबसे ऊपर है, कोई जाति उसके नीचे है, कोई जाति उसके नीचे है, कोई जाति सबसे नीचे है, और सारे लोगों की पिटाई हो रही है। ऊपर वाले को 2 जूता लगता है तो सोचता मुझे तो 2 ही पड़ रहा है, मेरे से नीचे वाले तो 4 पड़ रहा है। और जिसको 4 पड़ता है वो सोचता मुझे तो 4 ही पड़ रहा है, मेरे से नीचे वाले को तो 6 पड़ रहा है। जिसको 6 पड़ता है वो सोचता मुझे तो 6 ही पड़ रहा है, मेरे से नीचे वाले तो 8 पड़ रहा है।
हम देख ही नहीं रहे जूता मार कौन रहा है, हमको अपमानित कौन कर रहा है, हमको अधिकार वंचित कौन कर रहा है, हम ये देख ही नहीं रहे हैं। हमको जूता खाने की आदत पड़ गई। लोग हमारे हैं, संख्या हमारी ज्यादा है, लेकिन लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। गुलाम बनाने की जरूरत किसको होती है? जो दिमाग से आजाद हो, उसके हाथ में हथकड़ी डालना पड़ता है, उसके पैर में बेड़ी डालना पड़ता है अगर वो गुलाम बनाना है। लेकिन जो दिमाग से ही आजाद नहीं है, जो दिमाग से ही गुलाम हो गया, उसके हाथ में हथकड़ी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पैर में बेड़ी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो दिमाग से ही गुलाम है। जो हमारे लोग हैं, ये दिमाग से ही ब्राह्मणों के गुलाम है। बच्चा हमारे लोग पैदा करते हैं, नाम रखने के लिए पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी के पूछे बगैर नाम नहीं रख सकते हैं। नाम पंडित जी ऐसा ऐसा बता देते हैं कि चौराहे पर बताने में भी शर्म महसूस होती है, तो कहते हैं राशि का नाम बता दो। पंडित जी अलग रख लेते हैं और लिखा पढ़ी में स्कूल में अच्छा वाला लिखवा लेंगे। कहा सो पंडित जी जो बता दिए वो तो लिख नहीं सकते हैं, उससे बेइज्जती लगने लगी तो अभी बदलने लगे। पहले तो वही रहता था, चौराहे पर बता नहीं सकते, ऐसे ऐसे नाम पंडित जी बता देते हैं, लेकिन फिर भी नाम तो पंडित जी वाला ही चलेगा। तो हमारे लोग मानसिक गुलाम हैं। बच्चे को पढ़ा लिखा कर एमबीबीएस डॉक्टर बना देते हैं। लड़का भी एमबीबीएस डॉक्टर हो गया, लड़की भी एमबीबीएस डॉक्टर हो गई, लेकिन शादी तो अनपढ़ ब्राह्मण ही कराएगा। हमारा पढ़ा लिखा आदमी शादी कराएगा तो कहेंगे ना ना, ये शादी मान्य नहीं है, अनपढ़ ब्राह्मण की शादी मान्य है। इतना ही नहीं, अगर हमारे लोग पेट काट के घर बनाते हैं, पैसा बचाते हैं, बोलते थोड़ा कम खाओ, थोड़ा कम पहनो, थोड़ा थोड़ा बचाओ, क्योंकि घर बनाना है। घर बनाते हैं, घर में खुद प्रवेश नहीं करते, पहले ब्राह्मण को प्रवेश कराते। इतना ही नहीं है, जब हमारे समाज का कोई आदमी मर जाता है तो उसका लड़का दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास में जाता है और कहता है कि पंडित जी हमारे पिताजी मर गए, थोड़ा पता करो उनकी आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई। तो अगर पंडित जी कह दे कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई, तो पंडित जी की तो रोजी रोटी बंद हो गई, धंधा बंद हो गया। तो पंडित जी कहते हैं नहीं, अभी तुम्हारे पिताजी की आत्मा भटक रही है, थोड़ा हसुआ हसुआ मुरवारी रख के सोना, नहीं तो रात में आ जाएगी तो परेशान भी बहुत करेगी। तो हमारे लोग अपने पिताजी से ही डर जाते हैं। जो पिताजी खुद नहीं खाए हमको खिलाए, जो पिताजी खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहने हमको पहनाए, जो पिताजी ने बहुत कष्ट सहकर हमको पढ़ाया लिखाया, वही पिताजी से हम डरने लगते हैं और ब्राह्मण हमको डराने लगते हैं। फिर हमारे लोग कहते हैं पंडित जी कोई उपाय तो बताओ, पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाए, कोई उपाय बताओ। तो उपाय बताने के लिए फिर पंडित जी कहते हैं कि 11 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 21 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 51 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 101 ब्राह्मण को खिलाना होगा, 501 ब्राह्मण को खिलाना होगा, 1001 ब्राह्मण को खिलाना होगा। जितना जिसकी क्षमता जानते हैं, जितना जिसकी औकात समझते हैं, उसके मुताबिक बताते हैं। फिर कहते हैं गाय दान कर दो, दूध पिताजी को मिलेगा, जो जो हमको खिलाओगे वो सब पिताजी को मिलेगा। मतलब बेवकूफ बनाने की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, और बनाने की लिमिट बनाने वाला क्यों रखे जब बेवकूफ बनने की लिमिट ही हम पिछड़े वर्ग के लोगों ने नहीं रखा है। तो बेवकूफ बनने की भी तो हम लोगों को कोई लिमिट रखना चाहिए। जब हमने बेवकूफ बनने की कोई लिमिट नहीं रखा है तो वो बनाने की लिमिट क्यों रखे। हमारे अलीगढ़ में एक यादव जी हैं, उनको जब इन सारी बातों की जानकारी हो गई, हर साल वो भी पितृपक्ष में पिताजी के लिए बहुत कुछ दान करते थे ताकि पिताजी को मिले। तो पंडित जी आए फिर पितृपक्ष में, तो यादव जी कहने लगे पंडित जी हमने जितना दिया हर साल सब पिताजी को पहुंच रहा है, पिताजी ठीक ठाक है वहां पर स्वर्ग में। पंडित जी ने कहा आपके पिताजी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप जितना दान कर रहे हो वो सब पिताजी को पहुंच रहा है। तो यादव जी ने कहा अच्छा पंडित जी, थोड़ा ये जो हमारी मोबाइल है ना, ये 100 ग्राम की है। ये मोबाइल जो है हमारी, ये मोबाइल जो है ये 100 ग्राम की है, ज्यादा से ज्यादा 150-200 ग्राम की होगी। जब आप किलो भर लीटर भर दूध पहुंचा देते हो तो ये 100-200 ग्राम की मोबाइल पहुंचाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात
नहीं है तो ये भी पहुंचा दो। पंडित जी संकट में पड़ गए, बोले ये क्यों पहुंचाना है यादव जी? तो यादव जी ने कहा पंडित जी देखो बहुत दिन से तुमको दान कर रहे हैं और तुम हमको कह रहे हो हर चीज पहुंच रही है, लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो अगर ये 200 ग्राम की मोबाइल पहुंच जाएगी तो बात हो जाएगी, और बात हो जाएगी पता चल जाएगा तुम अपने घर में रख रहे हो या पहुंचा रहे हो, सही बात बोल रहे हो। अब पंडित जी को पसीना आने लगा। यादव जी ने कहा देखो पंडित जी इधर उधर की बात मत करो, या तो ये मोबाइल पहुंचा दो, नहीं तो लाठी हमारी देख रहे हो, हीरो की लाठी के बारे में जानकारी तो होगी ही आपको, तो ये लाठी इधर है तो फिर आप समझ लो। तो पंडित जी ने हाथ जोड़ा है। यादव जी ये तो बाप दादा ने कमाने खाने का धंधा बनाया है और वो चला आ रहा है, हम क्या करें, अब नहीं आएंगे आपके यहाँ, ये सब कुछ नहीं है, ढोंग है, ढकोसला है, हमारे कमाने खाने का धंधा है, बाकी कुछ है नहीं। यादव जी को हाथ जोड़ा पंडित जी ने। तो ज्योतिबा फूले ने पहले कहा कि जिस प्रकार से नाई का बाल काटना धर्म नहीं है, धंधा है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का कर्मकांड करवाना धर्म नहीं है, धंधा है, ये ज्योतिबा फूले ने कहा। लेकिन हमारे लोग ज्योतिबा फूले को ही नहीं जानते तो उनकी बात को कहां से जानेंगे। हम पिछड़े वर्ग के लोग भी तो बहुत महान हैं, हम अपने बाप दादा का नाम नहीं लेते, हम जानते भी नहीं, हम तो नाम उनका लेते हैं जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, उनका नाम हमको पकड़ा दिया। दिन रात भज रहे हैं, भज रहे हैं, भज रहे हैं, दिन रात भजन में लगे हुए हैं, और जिन्होंने हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी उनका नाम तो हम जानते भी नहीं, लेना तो बहुत बड़ी बात है। तो साथियों पिछड़े वर्ग के अंदर एक तो जाति चेतना बहुत ज्यादा है, दूसरा पिछड़े वर्ग के लोगों का जो दिमाग है उस दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। लोग हमारे हैं मगर हमारे ही लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। जब हमारे ही लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है तो इससे क्या होगा? ये शरीर कैसे काम करती है? दिमाग से काम करती है। दिमाग ब्राह्मणों के अधीन तो शरीर ब्राह्मणों के अधीन। इसलिए हम पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। जाति चेतना पैदा करके हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, हम अपने हक अधिकार के प्रति जागृत नहीं है। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? अभी तक भी बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग नहीं समझ पाए। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, भैया तुम्हारे लिए तो चना रखा है, पता है दांत नहीं है, चना फोड़ने के चक्कर में ज्यादा परेशान हो जाएगा तो चना नहीं खाएगा। तो इसी प्रकार से जो ओबीसी सक्षम है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं एजुकेशन में, वो तो क्रीमी लेयर में आ गए। कहा तुम्हारे पास पैसा है, तुम तो क्रीमी लेयर में आ गए, तुम्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। और जो ओबीसी पढ़ाने लायक ही नहीं है उनको रिजर्वेशन के दायरे में रखा, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। हुआ क्या? ये धोखेबाजी हो गई ओबीसी के साथ में। 52% को 27% दिया, 27% में क्रीमी लेयर लगाया, 52 को 27 दिया, 27 में क्रीमी लेयर लगाया। अगर इस बात पर ओबीसी के लोग सोचते, मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू किया, बाकी कोई सिफारिश नहीं लागू किया। अगर ओबीसी के लोग सोचते कि अरे भाई शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण मिला, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण मिला, तो ओबीसी की जितनी संख्या है उतना आरक्षण क्यों नहीं मिला? अगर ये सोचते ओबीसी के लोग तो ओबीसी के लोग सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचते। इस नतीजे पर पहुंचते कि जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है तो ओबीसी को उतना आरक्षण नहीं मिला, मतलब धोखेबाजी हो गई। शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं है, शेड्यूल ट्राइब को क्रीमी लेयर नहीं है, ओबीसी को क्रीमी लेयर लगा दिया, मतलब धोखेबाजी हो गई। अगर इस नतीजे पर पिछड़े वर्ग के लोग पहुंचते तो पिछड़े वर्ग के लोग ये सोचते कि आखिर ये कौन लोग हैं जो हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हमारे साथ धोखेबाजी करने से फायदा किसको हो रहा है। अगर हमारे लोग ये सोचते
तो हमारे लोगों को पता चलता कि इस देश में ब्राह्मणों ने हमारे हक अधिकार की नौकरियों पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए इस धोखेबाजी से उनको फायदा हो रहा है, इसलिए वो धोखेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि 31 ब्राह्मण वकील सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन के विरोध में लड़ रहे थे और पैसा लेकर के कोई बड़ा वकील मंडल कमीशन के समर्थन में लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लालू प्रसाद यादव जी झोले में पैसा लेकर घूम रहे थे, मगर कोई बड़ा वकील मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। राम जेठमलानी जी को लालू जी ने कहा आप ही लड़ो, तो राम जेठमलानी जी ने कहा हम तो क्रिमिनल का केस देखते हैं, ये सिविल का मैटर है, कैसे लड़े। लालू जी ने कहा आप बड़े वकील हैं, आपका नाम बड़ा है, कम से कम आप ही लड़ो। तो साथियों ब्राह्मणों ने हमारे साथ धोखेबाजी हमारे साथ किया, तो हमारा मोर्चा किसके खिलाफ जाना चाहिए था? जिन्होंने हमारे खिलाफ धोखेबाजी किया उनके खिलाफ हमारा मोर्चा जाना चाहिए था। हमारा मोर्चा दिल्ली जाना चाहिए था कि हमारी जितनी संख्या है उतना आरक्षण लागू करो, अगर उतना आरक्षण नहीं लागू करोगे तो हम ये देश चलने नहीं देंगे। लेकिन हमारे लोगों का मोर्चा उधर नहीं गया। उधर क्यों नहीं गया? क्योंकि ब्राह्मणों ने सोचा अगर ये मोर्चा दिल्ली की तरफ चला गया तो हमारे लिए संकट है, इसलिए इस मोर्चे को तो अयोध्या भेजना है। तो ब्राह्मण हमारे बीच में आए और कहने लगे बाबरी मस्जिद में जहां राम जी पैदा हुए हैं वहां तो हम तुम्हारे राम का मंदिर बनाना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद में जहां राम जी पैदा हुए हैं वहां हम तुम्हारे राम का मंदिर बनाना चाहते हैं। राम जी पैदा हुए इसके बारे में पूरी जमीन खोद डाली गई, कहीं पर भी कोई सबूत वहां मिला नहीं, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को बताया कि वहां जहां बाबरी मस्जिद में राम जी पैदा हुए वहां राम का मंदिर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये मुसलमान बनने नहीं देना चाहते। चलो अयोध्या, विनय कटियार को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, प्रवीण तोगड़िया को आगे किया, तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे करने का काम किया और तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे करके जो मंडल की लड़ाई थी उसको दबा दिया गया। कमंडल की लड़ाई शुरू की गई और 16 नवंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 6 दिसंबर 1992 को हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से धोखेबाजी हुई और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और हमारा जो मुद्दा था मंडल कमीशन का वो दब गया। और मंदिर किसने गिराया, क्यों गिराया, मस्जिद किसने गिराया, क्यों गिराया, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसने गिराया उसको सजा होगी कि नहीं होगी, ऐसी तमाम बातें चर्चा में आ गई। और जो मंडल कमीशन में ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हुई वो बात दबा दी गई, हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई। तो जब मंदिर के लिए लड़ना था तब हम बहुत अच्छे वाले हिंदू थे, विनय कटियार भी अच्छे वाले हिंदू थे, उमा भारती भी अच्छी वाली हिंदू थी, कल्याण सिंह भी अच्छे वाले हिंदू थे, प्रवीण तोगड़िया भी बहुत अच्छे वाले हिंदू थे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से मंदिर का फैसला आ गया और नरेंद्र मोदी जो अपने को पिछड़ी जाति का कहते हैं उन्होंने मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया, तो एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा। जब मुसलमानों से लड़ना हो तब हम बहुत अच्छे वाले हिंदू हैं, जब वोट देना हो तब हम बहुत अच्छे वाले हिंदू हैं, लेकिन जब अपने हक अधिकार की बात करें तब हम अच्छे वाले हिंदू नहीं हैं। हमको अधिकार नहीं दिया। हमारे लोगों ने क्या सोचा, अरे बाबरी मस्जिद गिरा दिया, मुसलमानों का तो किला ढहा दिया। अरे किला नहीं ढहा दिया, एक मस्जिद गिराया। मुसलमानों के पास लाखों मस्जिदें पूरे देश भर में हैं, उन्हें नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारी लाखों नौकरियां चली गई हो, तुमको पता ही नहीं चल रहा है। तुम इस देश के राजा हो जाते अगर तुम उस कमंडल की लड़ाई में नहीं गए होते। अगर तुम मंडल की लड़ाई लड़े होते तो इस देश के राजा हो जाते, इस देश के शासक हो जाते। और आज ये रोना नहीं रोना पड़ता कि हमारी जनगणना नहीं हुई, ये रोना नहीं रोना पड़ता। लेकिन साथियों, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी देश के नाम पर हमारे लोगों को लगातार बहकाने का काम किया जाता है और हमारे हक अधिकार से हमको वंचित करने का काम किया जाता है। 2011 में जब जाति आधारित गिनती का मुद्दा चल रहा था, भारत मुक्ति मोर्चा ने पूरे देश में 51,000 कार्यक्रम किए जाति आधारित गिनती को लेकर।
मामला यहां तक आगे बढ़ गया कि देश में जो पिछड़े वर्ग के नेता पार्लियामेंट में थे, उन्होंने पार्लियामेंट को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। कहा जानवरों की गिनती करते हो, हमारी गिनती नहीं करते, पार्लियामेंट नहीं चलने दें। कांग्रेस में चिंतन शुरू हो गया, भाजपा में चिंतन शुरू हो गया, आरएसएस में चिंतन शुरू हो गया। क्या चिंतन शुरू हो गया कि अरे भाई, ये पिछड़े वर्ग की गिनती अगर नहीं करोगे तो पिछड़े वर्ग के लोग विरोध में खड़े होने के लिए तैयार हैं, और अगर पिछड़े वर्ग की गिनती करोगे तो इनके हक अधिकार पर जो हम लोगों ने कुंडली मारकर कब्जा किया है, ये तो वापस करना पड़ेगा। जब चिंतन शुरू हो गया तो चिंतन के बाद सोचा गया कि जैसे बाबरी मस्जिद का मुद्दा लाकर मंडल कमीशन को हवा में उड़ा दिया गया, ऐसे ही कोई मुद्दा लाया जाए और इनके गिनती के मुद्दे को भी हवा में उड़ा दिया जाए। और उस समय अगर आपको याद होगा तो बाबा रामदेव को हरियाणा से पकड़ा, अन्ना हजारे को महाराष्ट्र से पकड़ा और दोनों को दिल्ली ले आए। दोनों को दिल्ली में लाकर पटक दिया। एक महाराष्ट्र के कुर्मी मराठा अन्ना हजारे और एक यादव बाबा रामदेव, हरियाणा के एक यादव एक कुर्मी, दोनों बैकवर्ड, दोनों को लेकर के आए और पूरी मीडिया अभियान में लग गई कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जन लोकपाल आना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा जन लोकपाल नहीं आएगा तो मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जन लोकपाल के बगैर मैं दिल्ली से नहीं जाऊंगा। उस समय हम लोगों ने भी 1 सितंबर 2011 को दिल्ली में रैली बुलाया हुआ था, जिसमें देवगौड़ा जी आने वाले थे, शरद जी आए थे और तमाम लोग आए थे। तो बड़े बड़े नेता आ रहे थे कि जानवरों की गिनती होती है लेकिन हमारी गिनती नहीं होती। इतनी बड़ी रैली हम लोग 5 लाख लोगों की कर रहे थे, तो हम लोग अपने लोगों को उस समय समझा रहे थे, चलो कि दिल्ली तुम्हारी गिनती का मामला है। तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग क्या कहते थे, अरे भैया विकास जी, वो बेचारा अन्ना हजारे राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी आया है, उसके प्राण खतरे में है, पहले उसकी जान बचा लेते हैं, बाद में अपनी गिनती का मामला देख। जब देश में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो हम पिछड़े वर्ग के लोग गांधी और नेहरू के पीछे लगकर देश को बचाने में लगे थे, इसलिए संविधान में हमको हक अधिकार नहीं। और जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी तो हम पिछड़े वर्ग के लोग कमंडल की लड़ाई में फंसे पड़े थे, मंदिर बनाने में लगे थे। आज मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा, लेकिन चंदा मांगने के लिए आपके पास जरूर आए। तो आपको भी कहना चाहिए कि जब ट्रस्ट में हमको नहीं रखा तो हम चंदा नहीं देंगे, जिनको ट्रस्ट में रखा चंदा भी उन्हीं से ले लो, हम चंदा देने वाले नहीं हैं। आपको भी कहना चाहिए। तब हम मंदिर बनाने लगे थे। और जब 2011 में हमारी गिनती का मामला आया तब हम भ्रष्टाचार मिटाने में लग गए थे, अन्ना हजारे के पीछे लग गए थे। हमने उस समय कहा कि जिस दिन तुम्हारी गिनती का मुद्दा दब जाएगा, अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा। अभी किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, 70 दिन से ज्यादा हो गए, किसान दिल्ली में घेरा डाले हुए हैं। अन्ना हजारे को लोग टार्च लेके ढूंढ रहे हैं कि भैया इतना महान नेता किधर पड़ा हुआ है, ये भी किसान है, थोड़ा इसको भी ढूंढो किधर है, मगर अन्ना हजारे दिख नहीं रहे हैं। तो साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है आप देश की जो परिस्थितियां हैं। और जब ये स्थिति पैदा हो गई तो आरएसएस के लोगों ने सोचा कि ये तो मंडल 1 में ही, मंडल 1 की जब लड़ाई हुई तो हमने भले ही डाइवर्ट किया, लेकिन मंडल 1 ने कई मुख्यमंत्री पिछड़ों के देश को दे दिए। ये तो जाति आधारित गिनती की लड़ाई, ये मंडल 2 की लड़ाई कहीं ना बन जाए। और ये मंडल 2 की लड़ाई अगर बन गई तो देश को पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री ये लड़ाई दे देगी। तो आरएसएस के लोगों ने सोचा ये तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मंडल 1 की लड़ाई ने कई मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के बना दिए, अगर कहीं देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का बन गया तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए क्यों ना अपने एक किसी गुलाम आदमी को पिछड़े वर्ग के नाम पर आगे किया जाए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आरएसएस के लोगों ने आगे किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए और कहने लगे, क्या कहने लगे? नरेंद्र मोदी कहने लगे कि हम पिछड़ी जाति के, हम चाय बेचने वाले हैं,
हम पिछड़ी जाति के, हम चाय बेचने वाले, हमारे लोगों ने सोचा पिछड़ा भी है यार, चाय बेचता है तो गरीब भी है, जरूर अपना कल्याण हो जाएगा। फिर कहा मैं नीच जाति का हूं, इसलिए तो लोग हमारा अपमान करते हैं। हमारे लोगों ने सोचा हम भी अपमानित हो रहे हैं नीच जाति के होके, नरेंद्र मोदी भी अपमानित हो रहे हैं, यार सही आदमी है। फिर कहा सबका साथ सबका विकास, हमारे लोगों ने सोचा है तो साधु महात्मा आदमी है। अब बताओ भैया, सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? चोर का भी साथ ले लो, ईमानदार आदमी का भी साथ लो, जिसके घर में चोरी किया या तो उसी का सही करोगे, या जिसने चोरी किया या तो उसका विकास करोगे। चोरी का भी विकास करोगे, ईमानदारी का भी विकास करोगे, डकैती का भी विकास करोगे, और बलात्कारी का भी विकास करोगे, और अच्छे आदमियों का भी विकास करोगे। दोनों कैसे होगा? ये तो होगा नहीं, लेकिन नारा सुनने में अच्छा लगता है। हमारे लोगों को भी अच्छा लगा, और हमारे लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया। जब नरेंद्र मोदी को हमारे लोगों ने वोट दिया तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो नरेंद्र मोदी ने जानवरों की जनगणना, जानवरों की गिनती किया, मगर ओबीसी की गिनती नहीं किया। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप को बंद करने का काम किया। ओबीसी को बजट में एक नया पैसा देने का काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। क्यों भाई पूरी मीटिंग डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। साथियों ले जाओ उसको किनारे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ जाओ। साथियों, नरेंद्र मोदी के ऊपर हमारे लोगों ने विश्वास किया, हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी के साथ में विश्वासघात किया। अभी उधर क्या देख रहे हो? क्या रखा है उसकी सूरत में? कुछ है? फिर क्यों देख रहे हो? जब उसकी सूरत भी देखने लायक हो तो भी देख लो। कुछ रखा नहीं है फिर भी देख रहे हो, यही समस्या है। ऐसे तो वो हमारे मुद्दे डाइवर्ट करते भाई। जब कमलमंडल की लड़ रहे थे तो उन्होंने कह दिया चलो मंदिर बनाने चले गए। अब कोई एक दारू शराब पिला करके एक आदमी को भेज देगा आपके बीच में, सारे उसकी तरफ देखने लगो, क्या फायदा? उसको देखने वाले देख रहे हैं, उधर देखने की जरूरत नहीं है। समझेंगे बात तो समझाएंगे, और बात समझाएंगे तो समझाने से लोगों को समझ में आएगा, तो हमारे अंदर जागृति चेतना आएगी, तो हम कोई लड़ाई लड़ सकते। नरेंद्र मोदी पर हमारे लोगों ने विश्वास किया, नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करने का काम किया। नीट अभी जो मेडिकल का टेस्ट राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है, उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। नतीजा ये है कि ओबीसी के बच्चे ज्यादा नंबर पा करके एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, जनरल कास्ट के बच्चे ओबीसी से कम नंबर ला करके एमबीबीएस कर रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो आपके साथ विश्वासघात किया। 2017 का चुनाव आया, भाजपा वाले तो चमार को ही बनाएंगे, लेकिन हम तुम्हारी बिरादरी का बनाना चाहते हैं। सब कुछ यादव ले गए, इसलिए अब आओ भाजपा वाले तुमको सब देने वाले। हमारे लोग बहुत खुश हो गए, यहाँ के भी लोग बहुत खुश थे। मुझे जानकारी है, चूंकि मैं तब इधर घूमता था, तो यहाँ के लोग भी कुछ लोग बहुत खुश थे कि नहीं जब भाजपा आएगी तो बहुत दे देगी। अभी ये बीएससी का रिजल्ट आया, खंड शिक्षा अधिकारी का, कितने हो गए देखा रिजल्ट? 27% रिजर्वेशन है, 10-12 में निपटा दिया। 27% रिजर्वेशन भी लागू नहीं किया हमारा पिछड़े वर्ग के लोगों का। तो कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भागते हो। अरे कान भी तो देख लो वाला है जगह पर कि नहीं है, ना हो तभी दौड़ो। हाँ कान है, लेकिन कौवे के पीछे भाग रहे, कौवा कान ले गया। तो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। हमारे लोगों को भड़काया गया, हमारे लोगों को भड़काया गया, और भड़का करके कहा तुम्हारी बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते। कुर्मियों के बीच में आया तो कहा अनुप्रिया पटेल को बनाना चाहते। कुशवाहा के बीच में गया तो कहा केशव मौर्य को बनाना चाहते। राजभर के बीच में गया तो कहा ओम प्रकाश राजभर को बनाना चाहते। और दूसरी बिरादरी में गया तो दूसरे नेताओं का नाम लिया। हमारे अंदर जाति चेतना है, तो जाति चेतना होने की वजह से हमको लगा हमारी बिरादरी का आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अरे तुम्हारी बिरादरी का आदमी मुख्यमंत्री बन भी जाए, अगर उसके कलम चलाने की औकातें नहीं है तुम्हारे फेवर में, तो बन के क्या कर लेगा? कुछ कर लेगा?
अगर हम लोगों के अंदर जागृति होती, चेतना होती अपने अधिकारों के प्रति, और अगर हम पूछते अच्छा ठीक है तुम मुख्यमंत्री किसी भी आदमी को बनाओ, हम तो पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग से किसी को बनाओ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पहले ये बताओ 74 साल में हमारी जनगणना नहीं हुई, तुम्हारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पहले जनगणना करवाओ, तुमको वोट देंगे। अगर हम कहते तो क्या होता, मैसेज जाता ऊपर तक कि अरे भैया ये पिछड़े वर्ग के लोग जाति के चक्कर में नहीं पड़ रहे, ये तो जनगणना की बात कर रहे हैं। अगर आप कहते कि भाई हमारी संख्या 52% है, आज तक 52% नहीं मिला, तुम्हारी सरकार बनेगी तो तुम 52% लागू करोगे, स्टैम्प पेपर पर लिख करके दो। अगर आप ऐसा कहते, अपने हक अधिकार की बात की अगर आप बात करते, लोकतंत्र में उन्हीं के मुद्दों का समाधान होता है जिनके मुद्दे चर्चा में होते हैं, जिनके मुद्दे चर्चा में नहीं होते, लोकतंत्र में उनके मुद्दों का समाधान नहीं होता। पिछड़े वर्ग की आबादी ज्यादा है, लेकिन हमारे मुद्दे हम चर्चा में नहीं लाते, हम जाति धर्म के मुद्दे में खुद ही बह जाते हैं। जब हम खुद ही अपने अधिकार छोड़कर जाति धर्म के मुद्दे में बह जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। परिणाम ये हुआ कि हर बिरादरी का वोट तो भाजपा वालों ने ले लिया और बाद में केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो इतने साड़ पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए। तो जो लोग बहुत खुश थे आज उनकी फसल भी साड़ खा रहे हैं और मौका पा जाए दौड़ा के मार भी रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का किसान है ये साड़ से परेशान है, और जो दिल्ली में किसान बैठे हैं तो उनके रास्ते में कील ठोकी जा रही है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है। उधर नरेंद्र मोदी से परेशान है, इधर साड़ों से परेशान है। 3 काले कानून ऊपर से आ गए, उससे तो खेती किसानी, अपने ही खेती किसानी पर मजदूर बनने की नौबत आने वाली है। अडानी अंबानी का कब्जा होने वाला है। तो हमने जाति धर्म के नाम पर चुना, इसकी वजह से हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। आज कौन सी जाति है जिसका मर्डर नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर? कौन सी जाति है जिसको फर्जी इनकाउंटर का शिकार नहीं बनाया जा रहा? बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग रामायण महाभारत बहुत पढ़े होंगे। रामायण महाभारत में तमाम वध का प्रसंग आता है, मतलब जिसकी हत्या कर दिया जाए और उसको ये साबित करना हो कि नहीं ये दुष्ट आदमी था इसलिए इसकी हत्या जायज है, तो उसको वध नाम दे दिया जाता है। उसी प्रकार से आज हमारे लोगों के फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, और फर्जी इनकाउंटर करके उसको इनकाउंटर, हत्या हो रही है उसको इनकाउंटर कहा जा रहा है, और इनकाउंटर कह के उसको ये साबित करने की कोशिश की जा रही है अरे तो बदमाश आदमी रहा होगा, आतंकवादी रहा होगा, नक्सलवादी रहा होगा, तभी ना इसकी इनकाउंटर में पुलिस मुठभेड़ में हत्या हो गई, पुलिस मुठभेड़ में मर गया। अरे वो पुलिस में हम कहते हैं हमारा आदमी गलत है, तुम उसको कोर्ट के सामने पेश करो, गलत है कोर्ट के सामने पेश करो, कोर्ट उसको फांसी दे दे, कोई बात नहीं। लेकिन पुलिस को किसने अधिकार दिया मारने का? पुलिस को तो संविधान ने अधिकार नहीं दिया मारने का, लेकिन मारा जा रहा है, बैकवर्डों का मनोबल दबाया जा रहा है, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से बैकवर्डों की सरकारें रही तो बैकवर्डों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वो सामंतवादी ब्राह्मणवादी लोगों से मुकाबला करने में उत्तर प्रदेश में लोग सहमत हुए हैं, वो मनोबल दबाने का मामला है। आपके लोगों की हत्याएं हो रही है, लगातार जमीनें कब्जा हो रही है, अधिकारियों कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जाति और धर्म के नाम पर नेता चुना, अपने हक अधिकार के नाम पर नेता नहीं चुना। इसलिए साथियों हम लोगों को जागृत होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है, और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और पिछड़े हम हैं तो ये हमको मानने की जरूरत है कि हम ओबीसी हैं, तब हम 52% होंगे। अगर हम यादव, कुर्मी, मौर्य, गरड़िया में बटे रहेंगे तो हमारी संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी हम कोई लड़ाई मजबूत नहीं कर सकते। तो अगर लड़ाई को मजबूत करना है तो 52% ओबीसी को इकट्ठा आना पड़ेगा। फिर
लेकिन केवल 52% ओबीसी अधिकार वंचित नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग भी अधिकार वंचित हैं, आदिवासी भी अधिकार वंचित हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग भी अधिकार वंचित हैं। सभी को अगर मिला दिया जाए तो ये संख्या 85 से 90% पहुंच जाती है जिनको इस देश में अपना हक अधिकार नहीं मिला, जबकि इनके महापुरुषों ने भी, इनके पुरखे पूर्वजों ने भी अंग्रेजों को भगाने के लिए देश में बहुत बड़ी कुर्बानी दिया, लेकिन इनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो जिनके जिनके साथ न्याय नहीं हुआ उन सभी को संगठित करने की जरूरत है, एकत्रित करने की जरूरत है, इकट्ठा करने की जरूरत है और देश में बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की जरूरत है, क्योंकि आप देश बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा मगर रेलवे नहीं बचने दूंगा, क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा आपके बच्चों को नौकरियां लगती है, इसलिए रेलवे नहीं बचने दूंगा। देश नहीं बिकने दूंगा मगर बीएसएनएल नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा मगर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन कोई भी सरकारी चीज बचने नहीं दूंगा जो अडानी और अंबानी को ना दूं। ये तय करके नरेंद्र मोदी आए हैं। आप देख लीजिए जो बजट पास हुआ उस बजट में केवल यही बताया गया कि क्या क्या हमने बेच दिया है और अभी क्या बचा है उसको हम बेचने का काम करेंगे। साथियों अगर अभी नहीं जागे तो कब जागेंगे? अभी तो हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण ले नहीं पाए, और जब सब निजी हो जाएगा तो आरक्षण तो सरकारी जगह है, निजी जगह तो है नहीं। अडानी अंबानी की कंपनी में तो आरक्षण नहीं है, आरक्षण तो सरकारी जगह है ना, सरकारी कंपनी में है, सरकारी विभाग में है, तो वो तो सब प्राइवेट हो रहा है। जब सब प्राइवेट हो रहा है तो आपके बच्चों को नौकरी कहां मिलेगी? दामाद तो आप ढूंढते हो सरकारी नौकरी वाला, लेकिन सरकारी नौकरी मिले इसकी लड़ाई भी तो लड़ो ना, तब ना दामाद मिलेगा सरकारी नौकरी वाला। अगर सरकारी नौकरी लगने की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी तो दामाद कहां से ढूंढोगे? सरकारी नौकरी वाला नहीं मिलेगा। तो साथियों ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास थी वो पब्लिक प्रॉपर्टी तो अडानी अंबानी को नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। अब किसानों की जमीन ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये पब्लिक के पास में है, किसानों के पास में। अब इसको देना है तो इसके लिए 3 कानून लाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाए हैं। इससे जो किसान है वो भी मजदूर हो जाएगा। मजदूर पहले से मजदूर है और अभी मजदूरी का घंटा बढ़ गया है। किसानों को भी सुन लेना चाहिए और मजदूरों को भी सुन लेना चाहिए। अभी मजदूरी का घंटा 8 से बढ़कर 12 होने जा रहा है और 8 घंटे की नौकरी नौकरी होती है, 12 घंटे की नौकरी गुलामी होती है। सुबह 8 बजे जाओगे, रात को 8 बजे फुर्सत मिलेगी। आप कब अपने परिवार को देखोगे? आप कब अपने बच्चे को पढ़ाओगे? आप कब अपने समाज से मिलोगे? पूरी गुलामी की व्यवस्था हो रही है। पूरे देश को अडानी अंबानी का गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेने वाले ये लोग ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनका नाम लेकर देश को बेचने का काम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतें थी भारत के अंदर, खंड खंड भारत था, उसको अखंड बनाने का काम किया। लेकिन आज ये जो भारत है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत बनाया, उसको अडानी और अंबानी की रियासतें बनाकर दोबारा से खंड खंड करने की तैयारी चल रही है। हमें समझने की जरूरत है। और ये इलेक्शन की कोई लड़ाई नहीं है, इलेक्शन के लिए मैं नहीं निकला हूं। ये इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, ये आपकी आने वाली नस्लों की लड़ाई है, आपकी आने वाली जनरेशन की लड़ाई है कि आप अपनी आने वाली नस्लों को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते हो या अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना चाहते हो। ये तय करना है और ये पिछड़े वर्ग के लोगों को तय करना है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग तो लड़ रहे हैं, वो जागृत भी हैं, वो संगठित भी हैं। जब उनका एट्रोसिटी का मामला गया तो उन्होंने भारत बंद किया, एट्रोसिटी वापस ले लिया। लेकिन जब हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है तो हम पिछड़े वर्ग के लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत है कि हमारी संख्या ज्यादा है, फिर भी हम इस देश में अपना हक अधिकार क्यों नहीं ले पा रहे हैं। साथियों, मुझे लगता है कि आप जरूर सोचेंगे और इस लड़ाई में आप अपना योगदान जरूर देंगे और तन मन धन से आप इस लड़ाई को साथ देंगे
और अगर आप तन मन धन से इस लड़ाई को साथ देंगे तो आने वाले समय में हम लोग इस देश के शासक होंगे, इस देश के हुक्मरान होंगे। क्योंकि मांगते मांगते बहुत दिन हो गया, अब डिमांड से काम नहीं चलेगा, अब कमांड करने की जरूरत है। और लोकतंत्र में कमांड हम कर सकते हैं क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है। अभी जो दिल्ली वाले इतरा रहे हैं वो ईवीएम के बल पर इतरा रहे हैं, उसका भी जल्दी बंदोबस्त होने वाला है। मेसराम साहब ने सुप्रीम कोर्ट से एक केस जीत लिया है, दूसरी पेंडिंग है और अभी पूरे देश भर में 1 लाख से ज्यादा सेंटर पर ये तमाम हक अधिकारों को लेकर के और ईवीएम की बंदी के लिए बड़ा ऐलान होगा, बड़ी लड़ाई होगी। और इस देश के अंदर ये आर पार की लड़ाई का वक्त है। या तो आपकी नस्लें गुलाम हो जाएंगी या तो इस देश का शासक बन जाएंगी। इतनी जागृति चेतना हमें अपने समाज में करना है कि हमारी आने वाली नस्लें इस देश में हजारों वर्षों तक शासन करें, ये हमको तय करना है। और इसके लिए केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गांव गांव जा करके आप जहां भी जाते हो अपने मुंह को आकाशवाणी बनाओ, क्योंकि ये कोई टीवी अखबार वाला आपको बताने वाला नहीं है, वो तो आपको गुमराह करते रहते हैं। आपको अपने मुंह से बोलना है, बताना है और गांव गांव चौपाल लगा करके इस लड़ाई को मजबूत करने का काम करना है। आप ऐसा करेंगे इसी आशा विश्वास के साथ। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।